हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 इनके इसके बारे में मेंशन था दैट सुप्रीम कोर्ट विल इज़ फोकसिंग ऑन डिफाइनिंग कि व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सनल डेटा, पब्लिक डेटा। तो इसका जो सेक्शन 44 है ये एक ब्लैंकेट बैन लगा देता है ऑन डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इट सेज़ कि जो भी प्रोसेसिंग है पर्सनल डेटा की, चाहे वो विद इन इंडिया हो या डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो और फिर वो ऑफलाइन ऑनलाइन एंड आप उसको डिजिटाइज कर रहे हो और फिर वो बाहर प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें भी ये अप्लाई हो गई। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में तो ये था कि इवन इफ आप डेटा को बाहर प्रोसेस कर रहे हो पर सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड इन इंडिया, तो उस पर आएगा ही। फिर इसके लिए एक डिजिटल इसी के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, डेटा प्राइवेसी लॉज को इम्प्लीमेंट करना एंड इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए के अंतर्गत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेंशन था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी? कॉलोनियल टाइम से है ये। सो 1861 में हुई थी। बाय होम? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने थे। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, येस। बाय विच एक्ट? AMA ASR एक्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो AMASR एक्ट यानी एंशिएंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया। देन नेटफ्लिक्स आईलाइन स्टूडियोज़ VFX हब को लॉन्च हुआ है। कहाँ? हैदराबाद में। 5th ग्लोबल लोकेशन है। पहले वो लॉस एंजलिस, वैंकूवर, सोल, लंदन इन सब में कर चुके हैं। ये इससे जो हमारी ये जो मूवीज़ और इस सब की इंडस्ट्रीज़ है इसको और बूस्ट मिलेगा, मतलब क्रिएटिव सेक्टर के लिए इट्स गुड। तो ये है। नाउ 0R के बारे में बात थी। तो 0R क्या है? इट्स इनफॉर्मल टूल है एक ये। इसके अंदर जो MPs हैं वो रेज करते हैं अर्जेंट पब्लिक इशूज़ एंड इट्स मोस्टली आफ्टर द क्वेश्चन आर। इसके अंदर कोई 10 डे का नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली ये 12 बजे के बाद होता है, क्वेश्चन आर के बाद ही होता है। क्वेश्चन आर तो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। इट्स नॉट मैंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एंड इसके अंदर ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर नॉट ऑब्लाइज टू आंसर। जैसे क्वेश्चन आर में दे आर ऑब्लाइज टू आंसर। तो ये हो गया 0R के बारे में, क्वेश्चन आर के बारे में। ठीक है, फिर CAPF के बारे में था जो अभी चल रहा है IPS के डेपुटेशन रिलेटेड। तो CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और लोकसभा में वो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही, उनको ड्यूज़ नहीं मिल रहे, तो इसलिए CAPF का मेंशन था। CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके अंतर्गत 7 फोर्सेस आती हैं जिनका जिक्र हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सबसे पहले CAPF किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। क्या काम है इसका? इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, राइट मैनेजमेंट, ये सब 7 फोर्सेज आती हैं। तो CAPF के अंतर्गत कितनी फोर्सेज आती हैं? 7 अंडर MHA। अब BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, असम राइफल्स। अब इसके अंदर जो बॉर्डर वाला है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एंड असम राइफल्स। तो ये तो बॉर्डर वाले हो गए। ठीक है, इंटरनल या राइट्स या इन सब के लिए क्या है? CRPF है उसके लिए। देन प्रोटेक्शन के लिए कौन से है? CISF और NSGs। अभी जो CISF है ये जैसे एयरपोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स है, जो ऐसे मतलब वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर आपको CISF मिलता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और CRPF है जैसे इंटरनल राइट्स, इंसर्जेंसी, इन सब के लिए CRPF दिखता है। एंड CRPF हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
फिर अभी ये IAPS ऑफिसर्स का CAPF में लीडरशिप में क्या डिप्यूटेशन होना चाहिए, वो मतलब इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। बेसिकली CAPF समझ के 7 फोर्सेज है, MHA के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में था कि अबाउट मतलब उनके बारे में मेंशन, तो सो हु वाज ही फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। एंड उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, क्योंकि लास्ट टाइम स्लोगन पूछा गया था। तो इस बार गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम किसका स्लोगन है? सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। एंड UNSC के बारे में है क्योंकि रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट ईरान का ये जो मतलब उनके जो अटैक्स हैं उसके खिलाफ। तो UNSC के बारे में है कि 15 मेंबर हैं। रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट ईरान। किसने लीड किया? ये रेजोल्यूशन बहरीन ने लीड किया। अब ये रेजोल्यूशन पास हुआ 13 वोट से, क्योंकि चाइना और रशिया ने एब्सटेन कर लिया। इंडिया ने इसको को स्पॉन्सर किया था। को स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि बिफोर दैट रेजोल्यूशन इज़ वोटेड अपॉन, उसके इंट्रोडक्शन में ही सपोर्ट करना। यहाँ पर देखें तो UNSC में 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। परमानेंट कौन कौन से हैं? US, UK, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। तो US, UK, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। अब बाकी जो 10 मेंबर्स हैं ये इलेक्ट करती है कौन? जनरल असेंबली। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। अभी कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेनमार्क, ग्रीस, लातविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो इसके अंदर से किसने लीड किया ये रेजोल्यूशन? बहरीन ने लीड किया रेजोल्यूशन। इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, 135 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था। ठीक है, अब इसके अंदर तो इसलिए ये वर्ड बहुत आ रहा था, को स्पॉन्सरिंग। को स्पॉन्सरिंग का मतलब सपोर्ट करना। ओरिजिनल जो इसने स्पॉन्सर किया है कि वो उस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करे, ओरिजिनली किसने किया है? बहरीन ने किया है। फाइन, बहरीन किस में? गल्फ में आता है वो। ओके, नाउ तो अब आप देखोगे क्यों बहरीन ने क्यों किया? क्योंकि इन सब भी जो जनरल असेंबली के हैं इसमें बहरीन ही है गल्फ़ वाला, बाकी कंट्रीज़ गल्फ़ के नहीं हैं। नाउ जो UNSC, वो सारी कंट्रीज़ जो UN का तो मेंबर हैं बट दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ UNSC, वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं विदाउट वोटिंग। वोटिंग का अधिकार उनको नहीं मिलता है। ओके, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बात हुई थी। तो ये पाइपलाइन कब स्टार्ट हुई थी? 2007 में। हमने अभी 5000 टन्स ऑफ हाई स्पीड डीजल उनको दिया है फ्रॉम नुमालीगढ़ टू बांग्लादेश। सॉरी, तो यहाँ पर ये था कि ये 2007 से हम सप्लाई कर रहे हैं उनको डीज़ल, लेकिन 2023 में ये इनॉग्रेट हुई है। तो इसके बारे में नुमालीगढ़ टू बांग्लादेश। अब नुमालीगढ़, एक सेकेंड यहाँ लिख ही लो। तो नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। एंड बांग्लादेश से परबातीपुर में हम सप्लाई कर रहे हैं। और ये तब शेख हसीना थी। ये 2023 में हुआ है। तो शी वॉज दिस हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल। ठीक है, तो 2023 में इनॉग्रेट हुई। असम में है नुमालीगढ़, और परबातीपुर जो है वो बांग्लादेश में है। अब LPG बनने के तरीके, तो एक तो क्रूड ऑयल से डिस्टिलेशन से, क्या नाम है उसका? FCCU, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, जिसके अंदर जो हैवियर फ्रैक्शंस होते हैं क्रूड ऑयल के, उनको लाइटर फ्रैक्शंस में तोड़ा जाता है। एंड इसी से फिर LPG बनता है। तो LPG इज़ अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम FCCU। एंड एक दूसरा भी जो प्रोडक्ट बनता है वो है क्रैक नाफ्था, जिससे बनता है पेट्रोल। तो प्रोपाइलिन और ये सब चीज़ें बनती हैं विच आर देन यूज इन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़, जैसे कि प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक रबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह। तो जैसे जैसे LPG बढ़ता है वैसे जैसे जैसे हम LPG का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे पॉलीप्रोपाइलिन इसका प्रोडक्शन कम होता है एंड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल भी घटता है। तो ये किसका डिसएडवांटेज है? तो ये LPG के बारे में। तो FCCU कहीं पे भी आता है तो ये दिस इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेंशन है, वो आगे भी हम देखेंगे क्या होती हैं ये। तो फिर एक और ये था कि ब्लड डोनेशन के बारे में। तो ट्रांस पर्सनस कैन नॉट डोनेट ब्लड, सेंटर इसी पे अडिग है।
देन विकसित भारत शिक्षा अधिसंस्थान बिल जो 2025 का है, इस पे बहुत वाद विवाद ये सब चल रहा है इसको। तो अधिष्ठान बिल जो है कि इसको वापस लिया जाए, ये सब किया जाए। अभी इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया था। करंटली ये जॉइंट कमेटी के परव्यू में चल रहा है कि इसका क्या है। तो इसमें है क्या कि इसमें UGC, AICTE, NCTE जो कि टीचर्स के एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इन सबको ही रिप्लेस करके ये 12 मेंबर्स के अम्ब्रेला कमीशन बनाया जाएगा, जिसका है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसमें 3 काउंसिल्स होंगे फॉर रेगुलेशन, एक्रीडेशन एंड स्टैंडर्ड सेटिंग। इसके अंदर से मेडिकल और लीगल इसको बाहर रखा गया है। इनके लिए इनका यही है कि इनका तो सेपरेट ही रहेगा, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो इस बिल पे बात हो रही है। UGC, AICTE और NCTE इनको हटा दिया जाएगा। देन प्यूरिफाइड टेरेथैलिक एसिड PTA एंड मोनोएथाइलिन ग्लाइकॉल MEG के बारे में बात थी कि दीज आर रॉ मटेरियल्स जिनसे कि हम सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं, फिलामेंट, यान, ये सब चीज़ें। ये इसलिए जिक्र में इतने आ रही हैं क्योंकि ये सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही हैं जो जिनसे फिर रॉ फाइबर बनता है आगे। अब डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ का बहुत जिक्र है। तो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज होती है ना, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, दे आर क्लोजेस्ट टू द कंज्यूमर, जैसे रिफाइनिंग के काम या एकदम जो एंड एकदम डाउन स्ट्रीम जहाँ पे बिल्कुल रिफाइनिंग के काम या फाइनल स्टेज पर जो होती है, तो वो है डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़। एंड पॉलिएस्टर वही मैनमेड फाइबर है, पेट्रोकेमिकल बेस्ड है। ठीक है, फिर गल्फ़ और माइग्रेंट्स और रेमिटेंसेस के बारे में था कि गल्फ़ से करीबन 50-60 हज़ार लोग वापस आ चुके हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए गल्फ़ ड्रीम बेचा जाता था कि यहाँ से ही मतलब लाइफ आगे बेटर होने लगेगी। तो वर्ल्ड में इंडिया रिसीव्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंसेस, फिर मेक्सिको आता है उसके बाद। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया को मिलते हैं, दैन मेक्सिको को मिलते हैं। इंडिया में भी इंडिया को सबसे ज़्यादा कहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं? USA से आते हैं, UAE से, फिर UK से एंड देन सऊदी अरेबिया से। इंडिया के अंदर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आते हैं? पहले केरला हुआ करता था ना, महाराष्ट्र इज़ ओवरटेकन, तो महाराष्ट्र एंड केरला में सबसे ज़्यादा आता है UAE से। सो नाउ जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है वो केरला का स्टेट है। वो इट विल टर्न इनटू अ सोशल क्राइसिस क्योंकि इतने हज़ारों की तादाद में लोग वापस आ चुके हैं जिनका सब लाइवलीहुड वहीं रह चुके हैं। सो महाराष्ट्र इज़ बेटर देन महाराष्ट्र इज़ गेटिंग मोर रेमिटेंसेस देन केरला एंड इंडिया इज़ गेटिंग द हाइस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। सेकेंड पे आता है मेक्सिको। इंडिया में रेमिटेंसेस ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? USA से आते हैं, UAE से आते हैं, USA, UAE, UK एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, जहाँ पे भी माइग्रेंट्स, रेमिटेंस, माइग्रेंट शब्द और गल्फ़ जहाँ आ गया वहाँ कफ़ाला सिस्टम का जिक्र आना ही है। सो कफ़ाला सिस्टम क्या है? कफ़ाला सिस्टम GCC जो कंट्रीज़ हैं, हाँ, जो माइग्रेंट लेबर है वहाँ पे जो वर्कर की रेसिडेंसीज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इस सब को वो लोग बाउंड कर देते थे फ्रॉम वन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर, जिसको बोलते थे स्पॉन्सर या फिर कफ़ील। कफ़ाला से कफ़ील से कफ़ाला। तो इसलिए उस बंदे की पूरी मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट अ स्लेव कि वो कुछ अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकता है, इसलिए दैट पर्सन वॉज प्रोन टू अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो फिर अब धीरे धीरे गल्फ़ कंट्रीज ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की बिकॉज दे वांट टू शो दिस सॉफ्ट पावर, दे वांट टू शो कि वो प्रोग्रेसिव हैं। और बिकॉज जैसे जब फीफा कतर को होस्ट करने को मिला तो उन्होंने कितने ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए थे। सो अभी कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया ने उसको एंड कर दिया गया था। कतर में भी ऐसे स्टेप्स लिए गए थे कफ़ाला को एंड करने के लिए। नाउ इंडियाज़ का फर्स्ट एवर कार्टिंग मीट होने वाला है जिसका होस्ट है MMSC यानी मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब एट माइका यानी कि मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरिया। गो कार्टिंग वाला नहीं होता जो, उसकी एक सबसे बड़ी कार्टिंग मीट होने वाली है, सबसे पहली बार होगी है इंडिया में। नाउ स्पीकर के रिमूवल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में बहुत हल्ला मच रहा है। सो स्पीकर का रिमूवल जो है उसमें एक 14 डे का नोटिस देना पड़ता है एंड इट हैज़ टू बी पास्ड बाय ऑल द देन
passed by majority of all the then members of the house। अब दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 94 एंड 179। 94 है लोकसभा के लिए, 179 है असेंबली के लिए। तो जैसे कि अगर वेकेशन पे है, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, तो इन सब केसेस में जब भी रेजिग्नेशन है तो स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करेगा, रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर करेगा स्पीकर को एड्रेस। 179 में भी सेम हिसाब है, बस वो असेंबली के लिए होता है। नाउ आज तक कभी भी किसी स्पीकर को रिमूव नहीं किया गया। अभी भी उन्होंने ओम बिरला जी को हटाने की कोशिश की थी बट दे फेल्ड, क्योंकि उतना उनके पास है ही नहीं बहुमत। तो एंड जब भी ये मोशन चल रहा होता है तब स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दैट सेशन। नाउ ये जो स्पीकर का रिमूवल है इसके अंदर ये लोकसभा में होगा ऑफकोर्स, क्योंकि उन्हीं के उस हाउस के चेयरमैन को हटा रहे हैं हम। 14th डे का नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो एडमिट होता है एंड देन तो दो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, 94 और 179। ठीक है, 94 और 179। फिर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, जो एक IAS ऑफिसर हैं। तो इनके रिमूवल पे बहुत हल्ला हो रहा है, बिकॉज जब से आए हैं तो इन्होंने काफ़ी ऐसे काम भी किए हैं, SIR और ये सब। तो पहले बात करते हैं इनकी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट आया है 2023 में, इसके हिसाब से होता है। इस पर भी बहुत हल्ला मचा था, क्योंकि पहले CGI को इंक्लूड किया जाता था इन द सिलेक्शन कमेटी, पर अब उनको नहीं करा जाता, उनको हटा के अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कर दिया गया है। तो बेसिकली जो उनकी एक तो ये एक्ट है जो अपॉइंटमेंट, सैलरी, कंडीशन ऑफ सर्विस सब डिसाइड करता है, प्लस जो वो पैनल है उसमें से मतलब सिलेक्शन कमेटी है उसमें से CGI को हटा के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया गया। तो अब वो जो सिलेक्शन कमेटी है तो उसमें एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना है जिनको, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो 2:1 की ही रहेगी हमेशा, ये तो मेजॉरिटी दिस कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ये वो सिलेक्ट करते हैं, देन फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अब इसमें ये भी क्लॉज है इस एक्ट में कि रिकमेंडेशंस इस कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी की वैलिड होगी इवन इफ उसमें वैकेंसी है तो। एंड द सैलरी इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। पहले सुप्रीम कोर्ट जज था, अब उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया, तो फिर से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी की गवर्नमेंट से तय होती है। अर्लियर इट वॉज ऑफ SC जज। तो मतलब इस पर बहुत ज़्यादा बाई पार्टिजनशिप का एलिमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 324। अभी हमने स्पीकर की बात की थी, उसमें कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 94 और 179। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो पूरा एंटायर प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशनर है। इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन देखता है? पार्लियामेंट के सारे प्रकार के इलेक्शन, असेंबली के सारे प्रकार के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, अब एजुवेट इंक्लूड्स कि वो एक इलेक्टोरल पोल रोल्स को प्रिपेयर करना, इलेक्शंस कंडक्ट कराना। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 324 में लिखा है। तो आर्टिकल में नहीं लिखा है कि 2 ही इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे एक्स्ट्रा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है कि जैसा लॉ में लिखा है वैसा हो और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर दे। रीजनल कमिश्नर्स का भी जिक्र है कि अगर कहीं कहीं पर लगती है ज़रूरत तो प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट करेंगे फॉर स्पेसिफिक रीजन्स इन एडिशन टू जो ऑलरेडी चल रहा है कमिश्नर। अब इलेक्शन कमिश्नर एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, कब ये इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। 2001 में उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली बनाई थी। तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं करंटली। तो इसमें हुआ ये था कि 2024 में जो जब पोल्स होने वाले थे उससे पहले ही सडनली जो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब और एक वहाँ उस समय पे जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो चुके थे। तो करंटली फिर इलेक्शन कमिश्नर की टोटल बॉडी रहेगी बस एक ही बंदे की। अब इस चीज़ में हुआ क्या कि
ओवरनाइट अगले दिन ही फिर इनको अपॉइंट कर दिया गया ज्ञानेश कुमार जी को बाय द प्रेसिडेंट। एंड इस समय तक वो एक्ट आ चुका था, ये तो 23 में आया और वो 24 में ये हुआ इंसिडेंट। एंड ये उस समय केस में भी कोर्ट में भी ये केस चल रहा था अबाउट दिस होल एपिसोड। तो तब से ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट ही गलत करा गया है, बिकॉज़ ये तो सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कर के अपॉइंट कर दिया है। तब से जब से फिर वो SIR आया, वो रोल्स का रिमूवल हुआ, तब से बात और तेज़ी पकड़ने लग गई। ठीक है, तो अब रिमूवल की बात करते हैं। तो आर्टिकल 324 में ही रिमूवल की बात करी गई है 5वें क्लॉज में, जिसमें कहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है वैसे ही इनका इम्पीचमेंट होगा। तो अब उस एक्ट में उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया, पर रिमूवल इज एज पर सुप्रीम कोर्ट जज ओनली, कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट वाला हिसाब चलेगा। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिकमेंड करेंगे वो तभी हट पाएंगे, मतलब उनके बॉस वही हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट का प्रोसेस किस में दिया है? आर्टिकल 1 to 4 में। तो 3 to 4 में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। एंड आर्टिकल 1 to 4 में 200 आर्टिकल पहले दे रखा है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। क्या है इम्पीचमेंट का प्रोसेस? एक तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का इसमें जिक्र किया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, एक तो उससे पास होना चाहिए वो जो एड्रेस होगा। फिर जो मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनसे होना चाहिए ये पास। किन बेसिस पे होता है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो बस ये वर्ड लिखा है, अब इसका क्या मतलब है ये नहीं है। तो प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इस बेसिस पे वो जो भी मोशन, मतलब जो एड्रेस है वो स्टार्ट किया जाता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या है कि लोकसभा में 100 MP चाहिए, राज्यसभा में 50 MP चाहिए टू साइन द नोटिस फॉर रिमूवल। जब ये हो जाए, इस बार 130 या पता नहीं कितने लोगों ने साइन किया टू रिमूव हिम। एंड ये किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है मोशन फॉर रिमूवल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन पास ये दोनों से होना चाहिए। एक तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ये जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते तब रह गया कि जुडिशियल जो इलेक्शंस होते हैं टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो इलेक्शन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर वो कर सकता है कुछ, दे कैन रिव्यू इट, एंड दैट टू ओनली जब कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई हो आफ्टर इलेक्शंस आर ओवर। एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इलेक्शंस चल रहे हैं तब जुडिशरी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, अदरवाइज़ तो उसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी ना इलेक्शन कमिश्नर की, कमीशन की। तो हाँ, वापस इस पे आते हैं। तो 100 MPs होने चाहिए लोकसभा के, 50 MPs होने चाहिए राज्यसभा के। एंड मोशन फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। तो होता क्या है कि वो एडमिशन ऑफ द मोशन जो कि स्पीकर करें या फिर यहाँ पे चेयरमैन करें, फिर एक कमेटी गठित करी जाती है जॉइंटली बाय लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब इस कमेटी में कौन होते हैं? CGI होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं जिनको CGI ने ही चुना है। एंड जो हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं उनमें से किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं एंड एक कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। तो एंड अब यहाँ पर सॉरी, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होते हैं, अब ये जो है या तो ये होते हैं जब चीफ जस्टिस नहीं होते तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, इसको रहने दो। तो चीफ जस्टिस ऑफ वन ऑफ द हाई कोर्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होते हैं। फिर उन प्रोसीडिंग्स को मतलब इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। प्रोसीडिंग्स जो होती हैं दे आर लाइक एनी कोर्ट, विटनेस होता है, एक्यूज्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, चीफ
इलेक्शन कमिश्नर को मौका भी दिया जाता है अपने आप को डिफेंड करने का, बोलने का। दैन द रिपोर्ट इज टेबल्ड इन द हाउस। फॉर्मल नोटिस होता है जब अब वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, दैन द रिपोर्ट इज टेबल्ड इन द हाउस। फिर एक फॉर्मल नोटिस दिया जाता है, फिर रिमूवल डिस्कशंस होते हैं। एंड व्हेन द हाउस डिस्कसेस, जब अगर ऐसा नौबत आती है, वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, तब ज्ञानेश कुमार जी को मौका दिया जाएगा बोलने का। ही हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड अगर इफ़ ऑल ऑफ दैट इज़ प्रूवन, तो फिर ही इज़ रिमूव्ड, मतलब ही स्टैंड्स इम्पीच्ड। तो ये था उसके तो मतलब ये रिमूवल का प्रोसेस था। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। पहले तो मोशन एडमिट होने में ही बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर इन्वेस्टिगेशन का, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो टेबल होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर जाके वो हट पाएंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान बात नहीं है। तो ये सब था सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। एंड रेमिटेंसेस, कफाला, यूएनएससी, ये इंडिया बांग्लादेश। आई शुड हैव लेफ्ट लाइन हेयर, मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, इसे थोड़ा क्लटर्ड हो गया। सो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो 2023 में इनॉग्रेट हुई थी। कहाँ से? नुमालीगढ़ रिफाइनरी बहुत पॉपुलर है। एंड टू पर्वतीपुर। नाउ यहाँ शेख हसीना के टाइम पर हुई थी ये। एंड इतने सारे आजकल प्लास्टिक्स का, ये पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेटिक्स का नाम आ रहा है। पॉलीप्रोपाइलीन आ गया, प्यूरिफाइड टेरेथैलिक एसिड PTA, मोनोइथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये सब चीज़ें। दैन UNSC के बारे में, दैन US, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया। फिर अभी जनरल असेंबली का जो वो तो बहरीन से वो करा था। कफाला सिस्टम, माइक, मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरिया। आर्टिकल 94 इज़ स्पीकर के बारे में, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड आर्टिकल 179 स्पीकर ऑफ असेंबली। Then Article 3 to 4 is about Chief Election Commissioner. Then Article 1 to 4 is about impeachment of Supreme Court Judge. मतलब उसी के क्लॉज में लिख रखा है। देन अभी 2:1 का वो जो नया वाला एक्ट आया था, जिसके अंदर 2:1 का है, जहाँ पे नया एक्ट आया था। इस पे अभी डिबेट भी चल रही है कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन परमानेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन 25 जनवरी 1950 में हुई। अभी 2 हैं, लेकिन 2 मेंशन नहीं है, वो ऐसा लिखा है एज़ पर लॉ जो है। एंड 100 लोकसभा के चाहिए, 50 राज्यसभा के चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के, एक तो CGI हो गए, एक चीफ जस्टिस हो गया, वन ऑफ द हाई कोर्ट्स, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो गए। फिर उसको टेबल करा जाता है, एंड वो सब पूरी कहानी जो थी। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गल्फ़ में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा इंडिया को वर्ल्ड में मिलते हैं रेमिटेंसेस। एंड उसके बाद आता है मेक्सिको। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को, फिर केरला को। इंडिया को कहाँ से मिलते हैं? इंडिया को मिलते हैं USA से, UAE से, UK से, सऊदी से। एंड या नुमालीगढ़। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अलेक्जेंडर कनिंगम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, स्टैट्यूटरी कॉन्सैक्ट, AMA ASR, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर यहाँ पे कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट्स के बारे में था। FCCU, फ्रैक्शनल कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट्स। एंड विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, UGC, AICT, NCT, इनको हटाकर एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान लाना चाह रहे हैं वो। एंड यहाँ पे ये CAPF कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 7 फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, असम राइफल्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज कौन सा स्लोगन इन्होंने दिया? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन 2023 में इनॉग्रेट हुई। हाई स्पीड डीजल HSD। एंड या तो ये था। एंड बाकी करेंगे कल। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।